Hello dear students, most welcome to the online platform of DS Science Academy. Today we are going to discuss the paper of class 12th which held today. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोटिस कीजिएगा क्या आंसर जाएगा इसका। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, इसके अंदर हमसे पूछा गया है इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज, जिसका राइट आंसर है 52.4%। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए और इंग्लिश में आएगा इसका ए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन यही होगा 52.4%। इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 52.4%। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप, सेकंड क्वेश्चन था जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्यूट के लिए हमें दी हुई है 100% कंप्लीट वियोजन के लिए। वांट ऑफ फैक्टर आई के अधिकतम मान वाला यौगिक है। इन 4 ऑप्शन में से हमें जिसके लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम है उसको सेलेक्ट करना था। फर्स्ट है KCl, सेकंड NaCl, थर्ड K2SO4 और 4MgSO4। इसके अंदर हम एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट करेंगे तो जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स ऑब्टेन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग वांट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड K2SO4, यानी हिंदी मीडियम के लिए से और इंग्लिश मीडियम में सी। तो इस तरह से K2SO4 को अगर डिसोसिएट करते हैं तो 2 पोटेशियम प्लस आयन और 1 सल्फेट आयन, टोटल नंबर ऑफ आयंस 3, जबकि बाकी जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनसे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने ऑब्टेन होंगे हमें 2। तो इसमें आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया से, दैट इज सी। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पर केमिकल काइनेटिक्स से थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए LNR नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एवं टाइम टी के मध्य आलेख है। यानी हमें यहां पर इन 4 ऑप्शन में से द प्लॉट बिटवीन LNR कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बताना है। इसका राइट आंसर जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को LN नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑब्टेंड होगी जिसका इंटरसेप्ट लेंथ पॉजिटिव होगा और उसका स्लोप नेगेटिव होगा। यानी इसका राइट आंसर है ए, दैट इज इंग्लिश में ए। इसका सॉल्यूशन आप चाहें तो देख सकते हैं, जो कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोटिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन आर्केल विधि द्वारा शोधित की जा सकने वाली धातुओं का युग्म है। यहां हमें 2 मेटल्स का एक पेयर यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 2 मेटल्स यहां दी गई हैं। The pair of metals that can be purified by Van Arkel method is, इसका राइट आंसर है जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। ये वेपर फेज रिफाइनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया। वेपर फेज रिफाइनिंग NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मेथड हैं, मॉड प्रोसेस और वान अर्कल मेथड। तो यहां पर वान अर्कल मेथड के द्वारा टाइटेनियम और जर्कोनियम को प्यूरिफाइड किया जाता है। तो राइट आंसर दैट इज इंग्लिश मीडियम में डी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर डी ब्लॉक से है। सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाने वाली धातु है। यानी इन 4 मेटल्स में से हमें उस मेटल को सिलेक्ट करना है जिसके द्वारा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एग्जिबिट किया जाता है, शो किया जाता है। और इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज, जो कि +2 से +7 तक यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो गया बी, यानी हिंदी मीडियम में बे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला उप संयोजन यौगिक है जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की होती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। दैट इज यहां पर से और द, यानी सी और डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाते हैं क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं ए बे, दैट इज ए और बी। यहां पर निकिल जो जिसके साथ 4 साइनोलिगेंड अटैच्ड हैं, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां पर कार्बोनिल भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो यहां पर इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है कि जो 4s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 3d के अंदर पुश करके 10 इलेक्ट्रॉन्स पे ऐड कर देता है और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो राइट आंसर इज बे, दैट इज बी, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। इसका सॉल्यूशन आप चाहें देख सकते हैं, ये मैंने यहां पर सॉल्व करके इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप स्क्रीनशॉट करें और इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक कार्बन हैलोजन आबंध लंबाई वाला यौगिक है। द कंपाउंड्स हैविंग हाईएस्ट कार्बन हैलोजन CX बॉन्ड लेंथ इज, 4 ऑप्शन है
इन 4 ऑप्शन में से हमें उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका राइट आंसर डी आएगा, बिकॉज हैलोजेंस के अंदर जो लार्जेस्ट साइज हैलोजन एटम है वो कौन होता है? आयोडीन। इसका सॉल्यूशन भी यहां क्लियर किया गया है, द ऑप्शन आएगा डी, CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड। और इसका एक्सप्लेन किया रीजन, सॉल्यूशन है साइज ऑफ हैलोजन एटम्स में आयोडीन का सबसे लार्जेस्ट साइज है, इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड में मिथाइल आयोडाइड के अंदर कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH3O CH3 यानी डाइमेथिल ईथर, CH3 CH2H इथाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन प्रोपेन के क्वथनांकों का सही बढ़ता क्रम है। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइमेथिल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपेन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर किसी भी कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट को अगर हमें समझना है तो उनके बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट इंटरेक्शंस को हमें समझना होता है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स की पॉलरिटी को देखते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो यहां पर डाइमेथिल ईथर, एथेनॉल और प्रोपेन, प्रोपेन नॉन पोलर होता है, डाइमेथिल ईथर पोलर है और इसके अंदर पोलर है, बट जबकि इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? डाइमेथिल ईथर भी पोलर है, एथेनॉल भी पोलर है, बट एथेनॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एसोसिएट होंगे और यहां पर कौन सा अट्रैक्शन होगा? डाइपोल डाइपोल, जो कि एक वीक वान डेर वाल्स अट्रैक्शन का टाइप है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सी। इसका राइट आंसर है सी, से, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का मैक्सिमम आप इस ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका होगा? इथाइल अल्कोहल का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका सॉल्यूशन है, आप चाहें देख लेंगे, ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया इसको। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें न्यूनतम पीकेबी मान वाला एमीन पूछा गया था, यानी उस एमीन को इन 4 में से आइडेंटिफाई करना था जिसके लिए पीकेबी की वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम वाला। अब ये हमें नॉलेज है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है केबी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेबी के। समझ में आ रहा है? यानी पीकेबी की वैल्यू अगर मिनिमम हमसे पूछी जा रही है, पीकेबी की वैल्यू अगर मिनिमम है तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। और यहां पर किसी मीडियम का जिक्र नहीं किया गया क्वेश्चन में, ना तो हमसे गैसियस फेज के बारे में बोला गया ना एक्वस फेज। जब कुछ नहीं दिया जाता है तो आंसर हम एक्वस स्टेट के अंदर ही देते हैं और इसका राइट आंसर आपको पता है कि डाइमेथिल एमीन होगा, यानी सेकेंडरी एमीन का इन दिस केस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, यानी पीकेबी की वैल्यू मिनिमम होगी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एक ट्रिक भी आपको मैंने बताई है, 2 1 3, 2 डिग्री का एमीन का सबसे ज्यादा होता है, 1 डिग्री का उससे कम होता है, 3 डिग्री का उससे कम होता है। इन केस ऑफ R इक्वल टू मिथाइल ग्रुप, यानी जब R किसको, R की वैल्यू क्या है यहां पर? CH3 मैथिल ग्रुप है। तो प्यारे विद्यार्थियों R इक्वल टू मैथिल होने पर कौन से एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है? 2 डिग्री की। तो मैथिल एमीन के केस में यहां पर मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड ऑप्शन की है, यानी डाइमेथिल एमीन की। तो इसका आंसर, राइट आंसर है बे, दैट इज बी आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, अब देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, 4 क्वेश्चन थे हमारे इस पेपर के अंदर। तो देखिएगा, फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के बिंदु दोष दर्शाने वाले आयनिक ठोस का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन हमारे प्यारे विद्यार्थियों प्री बोर्ड के अंदर भी था और मॉडल पेपर में भी दिया हुआ था। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड शोइंग फ्रेंकल एंड शॉर्ट की बोथ टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इज, इसका राइट आंसर है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट्स भी होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट्स भी होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का नाम, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था। तो हीमोग्लोबिन है वो किस मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है? द नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इज आयरन। यहां नोटिस कीजिएगा, आपसे पूछा गया है नेम ऑफ मेटल, ना कि सिंबल ऑफ मेटल, तो हमें यहां नेम लिखना है आयरन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स जो था, रैसमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान होता है। अब जानते हैं रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ
टू एनेंसियोमर्स यानी प्रतिबिंब समावयवों की तुल्य मात्रा का मिश्रण, जिसमें 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एनेंसियोमर होता है और 50% लैवियो रोटेटरी एनेंसियोमर होता है। तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनता है यहां पर वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी उसके लिए जो वैल्यू होती है ऑप्टिकल रोटेशन की वो कितनी होती है, 0 डिग्री, 0। द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशर बीम मिक्सचर इज 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल तथा पैरानाइट्रोफिनोल में से फिल इन द ब्लैंक कम वाष्पशील होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में कौन सा कम वाष्पशील होता है, पैरानाइट्रोफिनोल, क्योंकि इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, पैरानाइट्रोफिनोल। यहां पर रीजन भी लिख दिया मैंने। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाइए। यानी यहां पर हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द रीजन फॉर एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बाय द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये हम जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिक्स किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों तो इनके बिटवीन किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो इनकी प्योर कंपोनेंट्स की फॉर्म, प्योर कंपोनेंट में प्रेजेंट, यानी क्लोरोफॉर्म के बिटवीन और एसीटोन के बिटवीन प्रेजेंट इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहां पर जो नेगेटिव डेविएशन आता है उसका रीजन आप समझ सकते हैं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप, ये इसका राइट आंसर है। ये हम स्ट्रक्चर बना के शो कर सकते थे इसके अंदर कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन द intermolecular attraction between chloroform and acetone due to which vapor pressure decreases। यानी राउल्ट लॉ के रिलेटिवली यहां पर वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो लेस आएगी, यानी किस टाइप का डेविएशन शो होगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब इसका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो रिएक्शन रेट की यूनिट के सिमिलर होती है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वेग नियतांक की इकाई होती है। और रेट की क्या यूनिट होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर, और अगर टाइम को सेकंड में लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां पर कंसंट्रेशन को मोल लीटर इनवर्स में लिया गया, जब कुछ नहीं कहा जा रहा है तो हम मोल लीटर इनवर्स में ले रहे हैं। अगर ये गैसियस रिएक्शन होती तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स भी इसका आंसर लिखा जा सकता। अगर आपने ये लिखा है सही है, इसके इंस्टेड अगर आपने एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स लिखा है वो भी सही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब, पीतल में उपस्थित धातु तत्वों के नाम लिखिए। ये एलॉय से डी ब्लॉक से क्वेश्चन था। राइट द नेम्स ऑफ मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ब्रास। हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डी ब्लॉक में मैंने आपको दो एलॉय बताई हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज। तो जो प्यारे विद्यार्थियों ब्रास है वो किस किस का एलॉय होता है, कॉपर मेटल और जिंक मेटल का, ये आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिनेशन पूछी गई है, डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, यानी समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यानी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के अराउंड 3 डायमेंशन में जो डोनर एटम्स का स्पेटियल अरेंजमेंट है, त्रिविम जो उसकी व्यवस्था है, उसे हम कहते हैं समन्वय बहुफलक। तो यहां पर इसको डिफाइन कर दिया मैंने, आप मैच कर लेंगे। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये डेफिनेशन लिखनी थी हमें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएससी ने पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 टाइम्स प्री बोर्ड के अंदर दिया, ये क्वेश्चन 2 बार दिया मैंने आपको। K3Al-C2O4 का होल थ्राइस, और इसका आईपीएससी नेम हमें लिखना है। राइट आईपीएससी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आयोनाइजेशन स्फीयर पोटेशियम, देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर फर्स्ट लिगेंड के नाम को लिखेंगे, जितने जो नंबर में कितने हैं 3, तो 3 के लिए टर्म आता है हमारे पास, न्यूमेरिक प्रीफिक्स होता है ट्राई, और इसके लिए अकॉर्डिंग आईपीएससी नेगेटिव लिगेंड है तो इसके नेम के एंड में आएगा O, तो ऑक्जेलेटो, और सेंट्रल मेटल आयन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है इसलिए इसके नेम को ऐड किया जाता है 8 के साथ, तो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी 3। ओके स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहां हमें दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और आइसोमेरिज्म को एक टाइप को पूछा गया है। राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और आपको पता है यदि टू आइसोमर्स के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैटाइन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर उसके द्वारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट किया जाता है, यानी उपसह संयोजन समावयवता। तो इसका आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना था, तो इसका राइट आंसर आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप देख सकते हैं, एमीन में सेंट्रल एटम कौन होता है, नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस संकरित कक्षकों की संख्या, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 4, दैट इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये डायग्राम पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही था। क्वेश्चन है, कार्बोनिल संकुल में उपस्थित सह क्रियाशीलता आबंधन को चित्रित कीजिए। ड्रॉ द सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल यौगिकों में उपस्थित सह क्रियाशीलता आबंधन को चित्रित कीजिए, तो इसका राइट आंसर ये आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगर उसके अंदर ग्रुप 15 यानी इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज को डॉप्ड किया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप लिख सकते थे इसके बारे में शॉर्ट नोट। सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपको लिखना था इसके अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपको लिखना है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब किसको डॉप्ड किया जाता है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर पैरामैग्नेटिज्म एंड डाईमैग्नेटिज्म। अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व की तुलना कीजिए। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिनिमम लिखने होते हैं। जब कंपेयर की बात करें तो 2 डिफरेंस हमें लिखने हैं, पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म। अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व, आपको इसके लिए बताया गया है कि जिन मटेरियल्स के अंदर 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, और जिनमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हैं, युग्म के फॉर्म में होते हैं, वो डाईमैग्नेटिज्म शो करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट, और ये वीकली क्या होते हैं, रिपेल। तो यहाँ लिखे हुए हैं, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल आकर्षित होते हैं। वीकली रिपेल्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल प्रतिकर्षित होते हैं। 1 और मोर इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड, एक और अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी युगलित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो कि सॉल्यूशन चैप्टर के एग्जांपल से दिया गया था। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, किसी भी न्यूमेरिकल को करो, पहले उस न्यूमेरिकल में गिवन डाटा है उन्हें लिख लो, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। तो गिवन क्या है, वेट ऑफ NaOH 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर, सॉल्यूट क्या है NaOH, सॉल्वेंट क्या है वाटर। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, हमें फाइंड आउट करनी है मोलरिटी। मोलरिटी का ये फॉर्मूला लगाया, यहां पर ये वैल्यू पुट की जो हमने यहां पर क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमारे पास राइट आंसर आएगा इसका 0.5 m या मोल पर लीटर। m के इंस्टेड क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, और यूनिट हमें लिखनी है। ओके स्टूडेंट, या 1/2 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब इससे, ये भी एक न्यूमेरिकल था ऑस्मोटिक प्रेशर का, सॉल्यूशन चैप्टर से।
एक प्रोटीन के 300 मिलीलीटर जलीय विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.5 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए और आर की वैल्यू हमें ब्रैकेट में दी गई है। ओके स्टूडेंट, 1.25 ग्राम प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 300 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन। तो जो भी डाटा इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। और न्यूमेरिकल करने के लिए हमेशा मैं आपको यही कहता हूं कि किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें पहले उसमें दिए गए जितने भी डाटा हैं उन्हें लिख लेना चाहिए। तो वॉल्यूम दिया हुआ था, लिख दिया हमने। वेट दिया हुआ था प्रोटीन का, लिख दिया। इस तरह ये सारे डाटा लिखे, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और इसका राइट आंसर ऑब्टेन होगा 41,500 ग्राम मोल इनवर्स विद यूनिट। न्यूमेरिकल के अंदर जो फाइनल आंसर आ रहा है हमें उसको यूनिट के साथ लिखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा राइट 41,500 ग्राम मोल इनवर्स। इसको आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। डेफिनेशन है, What do you understand by lengthenoid construction? Lengthenoid आकुंचन से आप क्या समझते हैं? एफ ब्लॉक से ये क्वेश्चन था। The regular decrease in atomic radii and ionic radii of elements with increasing atomic number in the lengthenoid series is called lengthenoid construction. lengthenoid श्रेणी में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या में नियमित कमी को ही लैंथेनॉइड आकुंचन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन थी, आपने लिख दी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये फिर एक न्यूमेरिकल दिया गया, डी ब्लॉक से था। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एटॉमिक नंबर 25 है और उस पर पॉजिटिव चार्ज 2+ यूनिट है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना था। वही कहूंगा, न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो पहले क्वेश्चन से गिवन डाटा को लिख लेंगे। गिवन एटॉमिक नंबर 25, मेटल आयन क्या है हमारे पास, जो मेटल का आयनिक फॉर्म है वो 2+ पॉजिटिवली चार्ज के साथ है। फाइंड आउट करना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू, और उसकी वैल्यू के कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू √N+2 विद यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन। इक्वेशन फर्स्ट है। यहां पर हम इस एटॉमिक नंबर 25 से जब 2+ यूनिट इस पे चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी 23 इलेक्ट्रॉन की कॉरस्पॉन्डिंग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा ऑर्गन 3d5, और 3d5 से हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो जाएंगे इस आयन के अंदर, मेटल आयन के अंदर 5। तो हेंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5, दैट इज एन की वैल्यू 5। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो राइट आंसर हमें ऑब्टेन होगा 5.91 या 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर प्रोपेनॉल तथा प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त टॉलेन परीक्षण को समझाइए। ये क्वेश्चन भी हमने आपको प्री बोर्ड में भी दिया था जिसमें मैंने एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दिया था, उसी के सिमिलर आंसर आएगा। एक्सप्लेन टॉलेंस टेस्ट यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। तो एक एल्डिहाइड है हमारे पास कंपाउंड और एक कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन के बिटवीन डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास टॉलेन रिएजेंट होता है, तो हमें वही टेस्ट यहाँ लिखना था। और हम जानते हैं कि टॉलेन जो रिएजेंट है उसको किसके द्वारा रिड्यूस किया जाएगा, एल्डिहाइड के द्वारा, कीटोन के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया है, अब चेक कर लेंगे। प्रोपेनॉल इज एन एल्डिहाइड, thus it reduces tolerance reagent, but propanol being a कीटोन होने के कारण does not reduce tolerance reagent। और फिर ये इक्वेशन शो कर देंगे इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, यहां पर एक रिएक्शन सीक्वेंस है जिसके अंदर हमें कंपाउंड ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना था। तो ये इक्वेशन में रिएक्टेंट फर्स्ट अपने पास है CH3CN और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें पता है कि साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाने पर एमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमें यहाँ पर इसके आंसर को जानना है, तो मैं केवल आंसर के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा 2 कार्बन का CH3COOH। तो हमें इसका आंसर इस रूप में लिखना है, A = CH3COOH। फिर नेक्स्ट, यहां पर किसके साथ रिएक्शन होती है इसकी, अमोनिया। अमोनिया क्या है, बेसिक बेस है, और एक है हमारे पास एसिड। तो यहां पर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बन जाएगा, तो बी होगा अमोनियम सॉल्ट। और देन उसको हीटिंग करते हैं तो उससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और फाइनल प्रोडक्ट में होगा एमाइड। तो ये इसका राइट आंसर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एसिटिक एसिड ए, बी के अंदर आएगा अमोनियम एसिटेट और सी में आएगा प्यारे विद्यार्थियों एसिटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर फिर एक टेस्ट दिया है, टॉलेंट टेस्ट भी दिया और उसके बाद एक क्वेश्चन में फिर टेस्ट आया
प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनेट परीक्षण को समझाइए। आप जानते हैं आइसोसाइनेट परीक्षण कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो इसको समझाना है हमें। एक्सप्लेन द आइसोसाइनेट टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, तो एक तो हम यहाँ रिएक्शन लिख देंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन, फिर जो रिएक्शन में हो रहा है उसको लिख देंगे, फिर इसका एक यूज लिख देंगे। इट कैन बी यूज्ड एज ए केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमीन, यानी प्राथमिक एमिनो की उपस्थिति के लिए एक रासायनिक परीक्षण के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। यह अभिक्रिया लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइमेथिलएमीन की पिरामिडीय आकृति को चित्रित कीजिए। इसका डायग्राम बनवाया गया। ड्रॉ पिरामिडल शेप ऑफ ट्राइमेथिलएमीन। अमोनिया के सिमिलर ही इसका क्या होगा, शेप होगा, बस इतना डिफरेंस है। अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, जबकि यहां हमें कह रहा है ट्राई मिथाइल, यानी हाइड्रोजन के इंस्टेड 3 मिथाइल ग्रुप को अटैच करना था और 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करना था। तो ये पिरामिडल शेप है किसका, ऑफ ट्राइमेथिलएमीन। ये डायग्राम बनाना था हमें। ओके स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैविक निकायों में जो प्राकृत प्रोटीन पाई जाती है, जिसे प्राकृत प्रोटीन कहते हैं, उसकी प्यारे विद्यार्थियों एक विशिष्ट 3 विमीय संरचना होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैविक सक्रियता होती है, उसे हम नेटिव प्रोटीन प्राकृत प्रोटीन कहते हैं। व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, या फिर केमिकल चेंज करते हैं, यानी उसकी पीएच को चेंज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, यानी जो गोलिकाएं हैं वो खुल जाती हैं, एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉसेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देती है, और इस केस के अंदर प्रोटीन अपनी प्यारे विद्यार्थियों सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को भी खो देती है। केवल कौन सी स्ट्रक्चर बनी रहती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन लॉसेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। तो आपको लिखना है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। ये इसका मेन पॉइंट है जो इसमें आना चाहिए, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट, ये आपसे फिर एक डायग्राम पूछा गया। डीएनए की द्विकुंडली संरचना को चित्रित कीजिए। ड्रॉ द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि इसके अंदर 2 डबल स्ट्रैंड होती है डीएनए के अंदर, और ये आपस में जो स्ट्रैंड है ये नाइट्रोजनी बेस के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो आपको इस तरह से ये डायग्राम बनाकर शो करना था। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर प्यारे विद्यार्थियों मेटलर्जी का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हॉल हेरोल्ड प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन द प्रोसेस। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए होल हेरोल्ड प्रक्रम का वर्णन कीजिए तथा प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघटनी सेल को चित्रित कीजिए। प्यूरिफाइड बॉक्साइट और इज मिक्स्ड विद क्रायोलाइट। इसमें क्रायोलाइट को हम ऐड करते हैं ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए और इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। फिर यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ग्रेफाइट रोड को एज ए एनोड और कार्बन लाइनिंग एज कैथोड। स्टील का जो कंटेनर है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है एज ए कैथोड। द ग्रेफाइट एनोड इज यूजफुल फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। फिर ये 2 रिएक्शंस वगैरह हमें इसमें शो कर देनी थी, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा। ये इसका डायग्राम था जो हमको बनाना था। इसमें हमारे पास एक अथवा में भी क्वेश्चन था, उसका आंसर भी देख लीजिएगा आप। तो ये क्वेश्चन था धातुओं के शोधन के लिए मंडल परिष्करण प्रक्रम का वर्णन कीजिए तथा इसका चित्र बनाइए। Describe the John refining process for purification of metals and draw its diagram। तो इसके अंदर आप सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल लिखते प्यारे विद्यार्थियों। प्रिंसिपल क्या है? John refining method is based on the principle that the impurities are more soluble in melt than in the solid state of metal। यानी अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की तुलना में गलित अवस्था में अधिक घुलनशील होती हैं। इसमें फिर हम एक डायग्राम बनाना था, एक इम्प्योर रोड को शो कर देना था और उसके चारों ओर प्यारे विद्यार्थियों एक सर्कुलर हीटर शो करना था। ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर आएगा, आप चेक कर लेंगे। ये इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये इसका डायग्राम है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जिसमें एनिलीन को 278 केल्विन पर NaNO2HCl के साथ अभिकृत करवाने पर यौगिक A बनता है। पहले कंपाउंड A बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो क्वेश्चन कहता है उसको एज इट इज लिख लेना चाहिए।
तो फिर उसके बाद जो कंपाउंड ए बन रहा है उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, क्यूप्रस क्लोराइड, फिर यौगिक बी बनता है। तो कहता है कि ए तथा बी के नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो कंपाउंड ए इज ऑब्टेन ऑन reacting aniline with NaNO2 HCl और टेम्परेचर है 273 to 278 Kelvin. Compound B is obtained on mixing cuprous chloride in compound A. Write names A and B and equations of chemical reactions involved. तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप डायरेक्ट। इसका ये प्यारे विद्यार्थियों सॉल्यूशन होगा, हमें एनिलीन दिया गया है, कह रहा है NaNO2HCl से इस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो कंपाउंड ए बनता है। मैंने पहले गिवन लिखा है जो कह रहा है क्वेश्चन। फिर कहता है अगर इसके अंदर क्यूप्रस क्लोराइड को ऐड करता है तो कंपाउंड बी ऑब्टेंड होता है। अब इन्वॉल्व्ड केमिकल इक्वेशन देखिए, एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2HCl एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। ओके स्टूडेंट, अब फर्दर ए के अंदर किसको ऐड कर रहे हैं, CuCl। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्यूप्रस क्लोराइड, ये एक सैंडमायर रिएक्शन है जिससे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये 2 इक्वेशन लिखनी है और उनके नेम भी लिखने थे। तो फर्स्ट ए का नेम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और बी का नेम है क्लोरोबेंजीन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाने पर यौगिक ए बनता है। ए को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर यौगिक बी बनता है। ए व बी के नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड ए बनाता है और कंपाउंड ए क्या होगा यहाँ पर, आयोडोबेंजीन। अब एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब एरिल आयोडाइड यानी आयोडोबेंजीन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, फिटिंग रिएक्शन, जिससे डाइफेनिल बनता है। तो देखिएगा इन्वॉल्व्ड केमिकल इक्वेशन, सम्मिलित रासायनिक समीकरण। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो जो डाइएजोनियम क्लोराइड पार्ट है उसको आयोडो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और ऑब्टेंड होगा आयोडोबेंजीन। देन आयोडोबेंजीन की रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो कि फिटिंग रिएक्शन है और इससे हमें ऑब्टेन होता है कंपाउंड बी जिसका नेम होगा डाइफेनिल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसका रीजन हमें देना था, अच्छा क्वेश्चन था। फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई मैथेनॉल से कम होती है। अब यहां पर अपनी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें ये पॉइंट आना चाहिए। इन फिनोल ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल अटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी फिनोल के अंदर अनुनाद के कारण जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है CO बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, वहां अनुनाद के कारण पार्शियल आंशिक द्विबंध के गुण आते हैं। और वी नाउ दैट जो डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती है देन सिंगल बॉन्ड। तो मैथेनॉल के अंदर रेजोनेंस नहीं है तो वहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, जबकि ड्यू टू रेजोनेंस फिनोल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। तो यहां पर किसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, फिनोल के अंदर। तो यही रीजन हमें यहां लिखना था, यानी जब आप इसका रीजन लिख रहे हो तो वहां आना चाहिए ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल विल अटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपके आंसर में ये आना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल अटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, किसके द्वारा, ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट, यहां पर फिर हमसे एक क्वेश्चन रीजन पूछा गया है, ईथर में उपस्थित COC आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से अधिक होता है। हम जानते हैं जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके स्टूडेंट, अब यहां ईथर में भी यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, बट इतना नहीं होता है, उससे थोड़ा सा अधिक होता है। तो उसका रीजन देखिए, यहां पर ईथर में ऑक्सीजन बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम से 2 बल्कि एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, 2 बल्कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इनके ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 में से 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 में लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब यहां पर रिपल्सन जो है लॉन पेयर रिपल्सन भी है और यहां एल्काइल जो बल्कि ग्रुप है इनके बिटवीन भी रिपल्सन है।
यहां पर बल्कि एल्काइल ग्रुप के बिटवीन जो रिपल्सन है वो लोन पेयर रिपल्सन से ग्रेटर है, यानी ये रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट से ग्रेटर, यानी टेट्राहेड्रल जो एंगल है उससे ग्रेटर होती है। द सीओसी बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू बल्कि एल्किल ग्रुप। ईथर में दो स्थूल एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण सीओसी बंद कोण का मान चतुष्फलकीय कोण से अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, इसमें ये रीजन लिखना है हमें, जो कि हम कह सकते हैं कि रिपल्सन बिटवीन आरआर ग्रुप जो हो रहा है वो ज्यादा है देन रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आंसर हमें दिया हुआ है, बस उसको हमें लिखना है कि वो ऐसा क्यों है। तो क्वेश्चन कहता है समावयवी अल्कोहलों में साखन के बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, यानी मॉलिक्यूलर जो मास है वो सेम है, आइसोमर्स हैं, इज लोअर्ड ऑन इंक्रीज इन ब्रांचिंग, यानी ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो इसका हमें रीजन देना है। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर इसका क्या रीजन देना है, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने यहां लिखा है। फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल, समावयवी अल्कोहलों में जो क्वथनांक होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और वैन डर वाल्स फोर्स सरफेस एरिया की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, सरफेस एरिया या वैन डर वाल्स फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आइसोमेरिक अल्कोहल के अंदर ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो आपको इस बेस पर अपने शब्दों में आंसर को लिखना था, जिसमें आप लिख सकते थे कि शाखा के बढ़ने के साथ साथ सतही क्षेत्रफल घटता है, जिससे वैन डर वाल आकर्षण बल का परिमाण घटता है और उसके संगत क्वथनांक भी घटते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड था। रीजन पूछा गया है, एथेनॉल का क्वथनांक मैथोक्सीमैथेन से अधिक होता है। फिर आंसर दिया है, आपको रीजन बनाना है। डेफिनेटली अगर एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है, और हमें पता है कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और डाइमेथिल ईथर जो कि प्यारे विद्यार्थियों पोलर है, तो वहां डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब जो स्ट्रेंथ है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डाइपोल इंटरेक्शन से ग्रेटर होती है। तो इसके आंसर में अपने शब्दों में आपको लिखना था, यहां पर ये इसका जिक्र जरूर होना चाहिए आंसर में कि एथेनॉल के अंदर, इन एथेनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इन मैथोक्सीमैथेन में डाइपोल अट्रैक्शन है। तो यहां पर अब स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो डाइपोल अट्रैक्शन से ग्रेटर होने से यहां पर एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाइमेथिल ईथर से ग्रेटर होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन रीजन पूछा गया है, एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है, कारण बताइए। एथेनॉल इज इजीली डिसॉल्व इन वाटर, जल में आसानी से घुल जाता है, इसका कारण बताना में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर एथिल अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब अल्कोहल और वाटर के बिटवीन अट्रैक्शन बन रहा है, और यहाँ वाटर और अल्कोहल के बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपके आंसर में ये आना चाहिए, वहां आप जरूर से आपके आंसर में होना चाहिए अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपके आंसर में ये जरूर आना चाहिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एथेनॉल एंड वाटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया, फिनोल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस व्हाइल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी फिनोल अधिक अम्लीय होता है अल्कोहल से। किसके कारण होता है? क्योंकि फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है, जबकि अल्कोहल में एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन दाता प्रेरणिक प्रभाव के कारण जो एल्कोक्साइड आयन है वो अस्थायी हो जाता है। तो यहां पर यही रीजन है कि फिनोल अधिक अम्लीय होता है, किससे? अल्कोहल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोटिस कीजिएगा, यहां पर डेफिनेशन पूछी गई है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, इन द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स
of the concentration terms of the reactants is called the order of the reaction। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग नियम व्यंजक में क्रिया कारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन एक बार आप दोबारा सुन लीजिएगा, आपने लिखा होगा कि प्रायोगिक वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। और ये हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर आएगा डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है प्यारे विद्यार्थियों। वही आपको कहूंगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले गिवन डाटा लिख लें, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़कर उससे रिलेटेड जितने भी गिवन डाटा है उन्हें लिखें, फिर फॉर्मूला लगाएं और उसके अंदर डाटा पुट करके कैलकुलेशन करें और आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा हमें यहाँ पर इसमें किस तरह से सॉल्व करना था। ये इक्वेशन हमें लगानी थी क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में टू डिफरेंट टेम्परेचर 500 और 600 केल्विन पर टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पर फिर एक डेफिनेशन है, अथवा में क्वेश्चन था डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, और यहाँ इसकी डेफिनेशन प्यारे विद्यार्थियों लिखी हुई है, आप देख लेंगे जो भी आपने लिखे है उससे मैच कर लेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करवाया गया द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फिर एक न्यूमेरिकल था, तो प्यारे विद्यार्थियों इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक 300 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और उसमें आफ्टर 30 मिनट जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिमेनिंग है वो वैल्यू दी हुई है, और हमें प्यारे विद्यार्थियों किसको कैलकुलेट करवा रहा है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर तो इसकी यूनिट होगी मिनट इनवर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर होगा हेक्सेन डाइओइक एसिड या हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, यहां पर फिर एक रीजन पूछा गया, एसिटिक एसिड फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है, गिव रीजन। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के अंदर प्यारे विद्यार्थियों कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह नहीं होता है, यानी प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला कोई समूह नहीं होता है। लेकिन एसिटिक एसिड के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाला जब कोई ग्रुप कंपाउंड एसिड में अटैच्ड होता है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप एसिटिक एसिड वीक एसिड एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, यानी आपको यहां लिखना था कि एसिटिक अम्ल में मैथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य फॉर्मिक अम्ल की तुलना में कम होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर एक रीजन पूछा गया, बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड था। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमानों वाले एल्डिहाइडों से अधिक होता है। और मैं कहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें आंसर दिया हुआ है, रीजन बनाना है कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये तो हमें भी पता है, हम लिखेंगे जब आंसर में तो उसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है देन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो एल्डिहाइड्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स उनमें डाइपोल इंटरेक्शन। और हम ये स्ट्रेंथ किसकी ग्रेटर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो यहाँ क्लियर किया है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इन एल्डिहाइड्स डाइपोल अट्रैक्शन, और strength of hydrogen bond is greater than dipole attraction. Therefore, boiling point of carboxylic acid is greater than boiling point of aldehydes. Okay student, next ये एक डायग्राम बनवाया गया, कार्बोनिल समूह के कक्षीय आरेख को चित्रित कीजिए। ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख बनाना था, तो प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाना था। फूड प्रिजर्वेटिव पूछा गया, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त एस्टर का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एस्टर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ फूड प्रिजर्वेटिव जो होगा प्यारे विद्यार्थी वो होगा सोडियम बेंजोएट C6H5COONA। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स
यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है रोजेनमुंड और एक दूसरी है कैनिजारो। तो यहाँ पर हमें प्यारे विद्यार्थियों पहले इक्वेशन लिखनी है, और जो इक्वेशन में हो रहा है कि एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, और किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन से रिलेटेड हमें लिखना था, इक्वेशन जरूर लिखनी है हमें यहाँ पर। और कैनिजारो रिएक्शन में भी एक एग्जांपल लेके इसको हम समझा देंगे। फिर उदाहरण लिखते हैं, एक इक्वेशन से हम इसको शो कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहां पर प्यारे विद्यार्थियों डायग्राम बनवाया गया है। ड्रॉ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक रागी आक्रमण से बने चतुष्फलकीय मध्यवर्ती को चित्रित कीजिए। तो इसका आंसर आपको बता रहा हूं कि कह रहा है क्वेश्चन में भी कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर आपको पता है कार्बन पे पार्शियली प्लस, ऑक्सीजन पे पार्शियली माइनस। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी तो उसका एडिशन कहां होगा, इस कार्बन पर। जब इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास एक टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री आएगी वो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से हम उसको शो कर देंगे। तो एक तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया और एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बॉन्डेड हो गया, और ये दो कोई भी ग्रुप हो सकते हैं R या फिर H। तो ये हमें स्ट्रक्चर या डायग्राम बनाना था टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में चतुष्फलकीय मध्यवर्ती में। नेक्स्ट, तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों अब ये पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और आज का पेपर बच्चों का जो रिव्यू लिए गए उसमें बहुत ही अच्छा पेपर गया है। बच्चों के 99, 98 और कुछ बच्चों के 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और ये प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।